नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। गठबंधन में टूटी डोर और सपनों का हुआ कत्ल। सांसद हुए चुप और जनता रह गई दंग। हार की है ऐसी करारी तस्वीर जिसे देखकर विपक्ष खुद पूछ रहा है, आखिर किसने की गद्दारी। सियासत में आज दोस्ती से बड़ा धोखा कोई नहीं है, ये उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने बता दिया। और नतीजे के बाद अब मैदान में हैं वो स्थितियां, परिस्थितियां जिसे कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है जो तनातनी हो रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको कुल मिलाकर अगर देखना है किस तरीके से मैदान में उठापटक मची हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, एक तरीके से जो बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है और उस क्रॉस वोटिंग को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक ऐसी तस्वीर विपक्ष खुद पूछ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। सियासत में दोस्ती से बड़ा धोखा कोई नहीं है, ये पता चल गया नतीजों में। नतीजों के बाद अब मैदान में है वो नारा जिसने चुनावी हवा को आंधी बना दिया, 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। और बंटवारे में भी हमारा, इस नारे की आंधी में ये नारा तो उत्तर प्रदेश से दिया गया है, लेकिन इसकी हवा बिहार तक पहुंच गई है। और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को फिर से बूस्टर डोज मिल गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन को वो दर्द मिला है जिसकी टीस शायद बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। राजनीति में भरोसे की जगह शक ने ले ली है। इंडिया गठबंधन की दीवारों में दरार क्या पड़ गई है और इन दरारों से झांकता है धोखा, दगाबाजी, सत्ता की वो भूख जो किसी को भी बेचैन कर सकती है। क्योंकि जो काम शायद दुश्मन नहीं कर सके वो काम अपनों ने कर दिया। गठबंधन क्या टूट गया, सांसद छूट गए, हार का जख्म गहरा हुआ और विपक्षी गठबंधन खुद कटघरे में खड़ा है। उसी के लोग उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का दावा कर रहा था विपक्ष। कांग्रेस अब क्रॉस वोटिंग की वास्तविकता देखकर पूरा विपक्ष हिल गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग अपना वोट एकजुट रखने में नाकाम रहे और उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 से अधिक सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और ये सभी सांसद इंडिया गठबंधन के थे और इतनों के ही वोट इनवैलिड हो गए। एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि इनवैलिड हुए 15 में से 10 वोट भी एनडीए गठबंधन के हैं। तो ये क्या एनडीए में भी इस पहलू को कोई नहीं देख रहा है। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ मुख्यधारा के मीडिया में एक तरीके की हवा बह रही कि साहब विपक्ष की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन क्या जो इनवैलिड वोट हुए हैं 10, वो कहा जा रहा है कि एनडीए के हैं। तो इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है। इनवैलिड हुए हैं या इनवैलिड कराए गए हैं, या ये भी 10 वोट कहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ तो नहीं जा रहे थे, क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर रहे थे, इनवैलिड हो गए। ये प्रश्न भी बड़ा विचारणीय है और विपक्ष के पास ना योजना बची है, ऐसे बात बीजेपी कह रही, ना जमीन। बीजेपी का यह दावा है। हार की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। झूठे दिलासों के राजनीति से सच कहाँ खो गया। और अब सवाल उस हवा का है जो बीते दिनों विपक्षी दलों ने बनाई थी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़ की का जो नारा दिया था। ऐसे में सवाल है कि विश्वासघात किसने किया, क्या आत्ममंथन की जरूरत थे। विपक्ष कह रहा था आत्मा की आवाज पर लोग वोट देंगे, तो क्या आत्मा मर गई, बड़ा सवाल। तो में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। कुछ मुझे लगता कुछ तकनीकी व्यवधान था और उसको ठीक करने में स्क्रीन में वो कुछ चीज़ें आपने देख ली जो स्क्रीन के पीछे की होती हैं। कोई बात नहीं, चलता है, ये सब चलता रहता है और ये एक हमारे ये पेशे का एक अंग है। तो 4 बयान, 4 तस्वीरें, 4 नेता अपने अपने तरीके से।
मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के नए उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ऐतिहासिक विजय पर बधाई देता हूँ। और यह विजय से एक नया उत्साह देश भर में आया है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर से आया है। और कल जो वोट भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी को मिलना चाहिए था, उससे अधिक वोट प्राप्त हुए। श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई वाला इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया और 60% से अधिक मत श्री सीपी राधाकृष्णन जी को प्राप्त हुए। तो मैं तो यही कि यह 100 में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और उपराष्ट्रपति का तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जीत चुका है, अब बिहार जीतेंगे और 2027 में 2017 दोहराते हुए उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल थे दिन भर, जो 427 वोट एनडीए का था वो तो परा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ, जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है। जो सांसद भी हैं वहां, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति बनने से एक माहौल पूरे देश में और खास करके दक्षिण भारत में एक बड़ा मैसेज इसका गया है। और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया इसमें वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को। तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज़ को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है। तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। और कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है, ये विषय उन लोगों का। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले, हमारा आंकड़ा 315-314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध, मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं, उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था। लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई ये हमें उम्मीद थी कि 315 का तो हम आंकड़ा लेकर चल रहे थे, अभी कैसे हुआ क्या हुआ, और सत्ता है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अब ये बेहतर प्रदर्शन क्या है? कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने एक एक्सपोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि साल 2022 में जब विपक्ष का जो उम्मीदवार था, जब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो उस वक्त 22% मत हमको मिले थे।
26% मत मिले थे, माफ़ कीजिएगा। इस बार जब भी सुदर्शन रेड्डी लड़े हैं चुनाव तो 40% सांसदों का समर्थन मिला है। इसका मतलब है कि विपक्ष की जो एकजुटता है वो बढ़ी है, विपक्ष यूनाइट हुआ है और राजनीतिक तरीके से और नैतिक तरीके से बीजेपी की हार है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी नैतिकता इसमें वो खोज रहे हैं कि नैतिक हार हो गई उनकी, लेकिन संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन हावी रहा। जिस तरीके से लग रहा था कि उधर के वो लोग इधर करेंगे इधर करेंगे, वो नहीं हुआ। बहुत सारे जो दल हैं, कई ऐसे दल, क्षेत्रीय दल थे, वो इससे अलग थे, वो एक तरीके से इस चुनाव में शामिल नहीं हुए, ना वोट ही नहीं डाला उन्होंने। तो ये भी एक अपने आप में गणित है। लेकिन जो 10 एनडीए के सांसदों के वोट इनवैलिड हुए हैं, वो क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई थी या हो रही थी? इनवैलिड कैसे हुए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के अगर 10-10 सांसदों के वोट इनवैलिड हो जाएं और सांसद पढ़े लिखे होते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। सहान परवेज आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भी हैं। सुंदरम पाठक कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मनीष शर्मा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सहान परवेज, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि भाई जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा था 315 का तो आंकड़ा आपका था ही चुनाव में, और ये लग रहा था कि कुछ और अंतरात्मा की आवाज़ में कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो आपके लोग ही अपनी अंतरात्मा कहीं और रखा है और पता नहीं वो किसको अपनी अंतरात्मा देकर आ गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये एक बड़ा सवाल है। और एक नारा उत्तर प्रदेश से निकला है, वहाँ के डिप्टी सीएम ने दिया है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। और उनका इशारा बिहार की तरफ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने बिहार की तरफ मोड़ा है। क्या तैयारी है सहान परवेज? देखिए दुर्गेंद्र जी, शुरुआत आपने उत्तर प्रदेश से करा और उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंज रहा है, तो मैं उस नारे के बदले में आपको बिहार से गूंजा हुआ एक नारा सुना देता हूं जो बिहार के लेलिन जगदेव बाबू ने कहा था। आज उसी नारे को कमोबेश तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, और मैं उसका आपको वर्ड टू वर्ड रियल नारा सुनाता हूं। 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में जो 90 भाग है वो हमारा है। और आप 100 में 60 की बात कर रहे हैं। हम तो विचलित इस वजह से नहीं है कि आज जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये लड़ाई हमारी, हम समाजवादियों की, हम सोशलिस्टों की लड़ाई, ये 100 में 90 शोषित की लड़ाई है और 90 भाग हमारा है। और हम लोगों ने ये कहा कि 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है, और धन धरती और राजपाट में ये 90 भाग हमारा है। और इसी नारे को तोड़ मरोड़ कर पॉलिटिकली किसी तरीके से पेश किया जा रहा है, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी उनके पास समय है, अभी मैंडेट है उनके पास, तो आज अपनी तिगड़मबाजी दिखा रहे हैं। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए था। चर्चा का विषय मेरे ख्याल में आज देश में सबसे गंभीर चर्चा इस मुद्दे पर होना चाहिए था, क्योंकि आज जो सीपी राधाकृष्णन जी जीते, देश के नए उप राष्ट्रपति बने, उनको बधाई हो, मुबारकबाद हो। मगर हम ये शायद भूल गए कि शायद पहले भी जो डिप्टी या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से बने हुए थे, धनखड़ साहब। तो जिसके पास बहुमत होती है, जो सत्ता में होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनके द्वारा चुने जाते हैं, या उनके कोई नई कड़ी नहीं है, कोई नई पहेली नहीं है, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस पे इतना लंबा चौड़ा बहस नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात आप आइए कि आज चर्चा यह था कि धनखड़ साहब ने क्यों छोड़ा और उनको क्यों हटाया गया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो देश जान चुका है। और उस चीज को मटिया पलीत करके, लीपापोती करके आप
जिस जीत को का जश्न मना रहे हैं, उस जीत में हमने सेंधमारी कर दिया है, ये मैं आपको बता देता हूं। जब धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्ष के पास और इंडिया अलायंस के पास कुल 22 से 23% वोट हम लोगों को पड़ा। 26% संशोधित कर लीजिए, 26%। 30% भी नहीं था एग्जैक्ट, 26% के नीचे रह गए थे हम लोग, 26। और आज जो है विपक्ष की शक्ति बढ़ी और हम 40% के आसपास पहुंच गए। और जैसा कि आपने बोला कि अभी हमारे एक श्रीमान कह रहे थे कि इन लोगों तो इसमें भी दिखाई देगा कि क्या हो गया। संजय झा जी बिहार के हैं, वो कह रहे थे, जेडीयू के बड़े नेता है, वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा होने की क्यों नहीं होना चाहिए। आपने ये देखा कि 15 वोट हमारा, जो 15 वोट हमारी गिनती से कम रहा है, वो 15 वोट हमारा अमान्य हो गया। तो उसको भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि जिस वोट को आपने अमान्य डिक्लेयर करा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता ये भी होती कि उस वोट को भी क्लियर करना चाहिए था किन सांसदों का वोट जो है वो कह रहे हैं ना, संजय झा कह रहे हैं कि 10, सहन परवेज वो कह रहे हैं 10 तो हमारा ही एनडीए का है। वो बता रहे हैं, संजय झा ने तो बयान दिया आधिकारिक, अभी सुना भी आपने। निष्पक्षता तो तभी होती ना, मैं कहूंगा आपका है, आप कहेंगे मेरा है, तो ऐसे नहीं होगा ना। वो तो जिसका क्रॉस था, जिसका गलत हुआ था, जो क्रॉस वोटिंग हुआ, किन कारणों से क्रॉस वोटिंग हुआ, वहां पे सिर्फ क्या करना था वोटिंग में, कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। एक सांसद को अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो भाई ये तो इसमें विप नहीं होता भाई, इसमें विप नहीं होता सहन परवेज, इसमें विप नहीं होता, इसमें कोई किसी को बता नहीं सकता किसने किसको दिया, इसमें विप थोड़ी होता है। आपको पता ही पहले से, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसको अमान्य किन कारणों से किया, ये तो खैर बहस की विषय नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता इसमें होनी चाहिए थी कि उसको। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की हम पिछले एक हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं। तो आज मुद्दा ये है कि आपकी जो मजबूती थी, आपका जो आंकड़ा था, उसमें भी सेंध लग गई। आपके बहुत सारे सांसद, एक बड़े पैमाने पर सांसद आपके क्रॉस वोटिंग किए हैं आपके गठबंधन के। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो 10 इनवैलिड जो बता रहे हैं एनडीए के लोग, खुद बता रहे हैं कि उनके 10 इनवैलिड उनके हो गए हैं, हो सकता है वो इंडिया गठबंधन की तरफ कोई क्रॉस वोटिंग कर रहे हो। मैं ये भी इस बात को भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि जो आपको 300 मिले उसमें भी कोई आ गया हो, आप वाले इधर ज्यादा संख्या में चले गए हो, उधर चले गए हो, तो ये होता रहता है। लेकिन मूल मुद्दा है, अब चूंकि इस चुनाव के सहारे बीजेपी ने एक नारा दिया बिहार के लिए, इसलिए चर्चा लेकर हम आए हैं। तो बिहार के लिए क्या तैयारी वो आपने बताई नहीं, और 3 बार हमें नसीहत दे दी कि भाई साहब आपको ये डिबेट करनी चाहिए थी, वो डिबेट करनी चाहिए थी। अरे आप बताओ बिहार में क्या कर रहे हो, बिहार की क्या तैयारी है? बिहार में जिस नारे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसका रियल नारा ये है कि 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग से कहने से थोड़ी हो जाएगा। जगदेव बाबू ने कहा इसकी तैयारी पहले से हो चुकी है, आइए ना यहाँ घिर जाएंगे आप। यहाँ बात होगी समाज में शोषितों की, वंचितों की, जिसका हक मारी कर आप सत्ता में बैठे हैं। ठीक, यहाँ बराबरी की बात होगी। मैं बहुत सारी बातें अभी कर सकता हूँ। और जगदेव बाबू ने यह भी कहा था, अपने अंतिम समय में उन्होंने ये भी कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी। आपने देखा जगदेव बाबू को कैसे मारा गया। अब उसके बाद दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। आपने देखा हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक लालू जी कैसे उनको जेल में डाला गया। और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे कोई शक्ति इसको रोक भी नहीं पाएगी। तो ये तो लालू प्रसाद यादव ने भी किया है, तो पिछले 30 सालों, क्या 40 सालों के इतिहास है। ये तो 72 में ही डिक्लेयर हो गया था। ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल यादव, अब आपके पूरे गठबंधन में इस चुनाव के बाद एक दूसरे को आत्ममंथन करने की नसीहत दे रहे हैं। सुप्रिया सुले कह रहे हैं आत्ममंथन करना चाहिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं आत्ममंथन करना चाहिए। सब एक दूसरे के प्रति उंगली उठा रहे हैं, और एक तरफ एक उंगली अगर किसी पर उठाते हैं, 5 उंगलियां उंगली उठाने वाले पे उठ रही हैं। कोई कह रहा आम आदमी पार्टी ने कर दिया। क्या जो जिस तरीके से नेतृत्व करना चाहिए था इस चुनाव में, शुरू में तो बहुत अच्छा दिखा कि भाई राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे लोग उसमें कुछ सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ऐन वक्त पर मसला आया, उस वक्त क्या कहीं कोई कसर रह गई? मैं ये तो नहीं कहता कि नंबर आपके फेवर में था, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था, 100 वोटों का अंतर है, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी और सम्मानजनक हो सकती थी क्या? साहब, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं और सम्मानित हैं। आप एक बात समझे, जब लोग, हम सब लोकतंत्र में, लोकतंत्र की तरह ही एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। आप देखिए, अगर जान सकते हैं, समझ सकते हैं आप समझदारी से
कि जो संख्या बल था सत्ता पक्ष के पास ज्यादा था, हम लोगों ने इस चुनाव में जो निर्विरोध चुनाव हो जाता उसको हमने सकारात्मक भूमिका निभा करके सकारात्मक पहलू के तहत चुनाव को एक रोचक बनाया। और जहां तक है नंबरों की बात, वो बहुत ही बेहतर रहा और सभी इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा सार्थक परिणाम आया। और रही बात कि ये चीज तो पूरा देश भी देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्विरोध अपने प्रत्याशी का चयन करा दिया जाता, लेकिन चुनाव हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, दोनों पक्षों के नेताओं ने विभिन्न जगह जाकर के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे इन्होंने जाकर के वोट मांगा। रही बात गठबंधन, गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन ने अपनी शक्तियों का दिखा दिया कि हम कितना मजबूत है। कोई भी उंगली एक दूसरे के, क्या समीक्षा होनी चाहिए कि हम, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम समीक्षा करेंगे और हम और बेहतर कर सकते थे। अब रही बात बिहार की, आप बिहार के चुनाव पर आ रहे हैं। बिहार की धरती से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, क्योंकि बिहार की धरती पर जो इस समय SIR का जो ये प्रकरण हुआ, गरीब जनता के द्वारा जो उनके वोट की हकमारी का अधिकार छीने जाने का प्रयास किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए थी। एक दूसरी चीज है, आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर किसी भी प्रत्याशी को वोट डालने के लिए जब वहां पहुंचे, वो अपने ही दल के प्रत्याशी को डालेंगे, स्वाभाविक उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग के कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। अगर न्यायपालिका और कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं होते हैं, वहां पर अगर वोट डालने जा रहे हैं तो खड़े होने का क्या, वहां पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहीं पर्चा भरेंगे तो पर्चा लेते समय भले ही कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, लेकिन वहां का पीठासीन अधिकारी खड़े होने का प्रावधान नहीं है। लेकिन वहां के जो उस समय जो सारे के सारे कर्मचारी खड़े हो गए, तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का भय इतना व्याप्त है कि लोकतंत्र ही नहीं है, लोग डरते हैं प्रधानमंत्री से। तो लोकतंत्र के चुनाव आयोग के कर्मचारी खड़े हो जा रहे हैं। अतुल यादव, आप इस भय को हटा सकते थे ना, थोड़ी सी और लड़ाई और दिलचस्प करते। जिन सांसदों की जो अंतरात्मा NDA की तरफ चलेगी, उधर की भी कुछ अंतरात्मा वाले इधर आप ले आते, आप लोग एफर्ट डालते, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब मिलता, लगता कि हाँ हम लड़ रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। देखिए, नहीं, आप एक चीज बताइए, आपके चैनल पर आप बताया जा रहा है और सभी ने देखा जा रहा है कि वहां पर जो 10 NDA के जो सांसदों के द्वारा वोटिंग करी गई, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव आयोग किसके फेवर में काम करता है आप देख सकते हैं। तो वो 10 वो जो वोट है सांसदों के, इनवैलिड कैसे कर दिए गए। सांसद तो पढ़े लिखे हैं, आज के 100 लगभग 7% सांसद पढ़े लिखे हैं और उच्च मापदंडों पे पढ़े लिखे आ रहे हैं अब तो सांसद। अब ये आप लोगों के नेता लोग जाने, आप लोगों के नेता लोग इसका जो भी करना होगा करेंगे। हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। संदीप चौधरी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने इसको जोड़ा है, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे जो संवैधानिक पदों के चुनाव को क्या जो मुख्य धारा की पॉलिटिक्स है उससे जोड़कर देखा जा सकता है, देखा जाना ठीक है क्या? देखिए, जैसे आपने बताया कि पिछड़ों के और OBC के सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, वो अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, इतने बड़े नेता हैं, तो हारे हुए व्यक्ति को बनाया गया है डिप्टी CM। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी के नेता है, वो कुछ भी बोल करके जा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसमें जहां NDA गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई और अपने वोट बैंक को बचा कर रखा, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी एकजुटता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई। दोनों लोग अपनी अपनी जगह बैलेंस खड़े थे। रही बात वोट कम ज्यादा होने की, ये तो 2024 में जो मोदी जी की या कहिए NDA की गठबंधन की जो सरकार बनी, उसके आधार पर वोट गिरे थे, उसके आधार पर उनके नंबर पहले से ज्यादा थे, उन्हीं का उपराष्ट्रपति हटाया गया था। तो मैं तो ये हिम्मत मानता हूं इंडिया गठबंधन की कि उन्हें ये मालूम था कि हमारे पास नंबर कम है, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरे और डट करके मुकाबला किया। 300 वोट लेने अपने आप में मायने रखता है सरकार के खिलाफ। और आज के माहौल में, जबकि सबको पता है कि NDA सरकार या मोदी सरकार बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल हिसाब से भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से वो पूरे हिंदुस्तान को खरीदने का रुतबा रखते हैं। सारे विपक्ष के पास इतना पैसा नहीं होगा जितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से खाली BJP के फंड में आ गया है।
तो आज का जो चुनाव है वो पैसे से होता है। तो मैं ये मानता हूं कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। बिहार चुनाव और उपराष्ट्रपति को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी का ठीक ही है। चुनाव था, बीजेपी के ही उपराष्ट्रपति को हटाया गया था। तो अभी बिहार का अच्छा चुनाव संदीप जब चौधरी, आएगा, क्या बिहार का बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी चाहिए इंडिया गठबंधन को? जो क्रॉस वोटिंग उसके सांसदों ने की है, क्या उसको इसे पट्टी लगा ले और बंद कर ले, भाई ठीक है जाओ तुम लोग बीजेपी में चले जाओ? क्या इंडिया गठबंधन को यह करना चाहिए? क्रॉस वोटिंग की जो बात की है उस पर हम बात कर लेते हैं। 315 वोट कहा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हमें मिलेगा, और 315 में 6 सेशन हुए थे बीजेपी के। बीजेपी ने 6 सेशन किए, अपने लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दी थी कि वोट हमारा कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं मोदी जी ने भी 6 घंटे दिए वहां पर इस ट्रेनिंग सेंटर में कि कोई भी वोट कैंसिल ना हो, और इंडिया गठबंधन का वो ट्रेनिंग सेशन नहीं हुए, इस तरीके से तैयारी नहीं हुई। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं जो वोट कैंसिल हुए वो इंडिया गठबंधन के हुए, बीजेपी का एक भी वोट कैंसिल नहीं तो हुआ। वो क्यों और क्लेम रही कर क्रॉस रहे हैं? वोटिंग की, एनडीए वो वाले क्रॉस क्यों क्लेम वोटिंग कर रहे हैं कि क्या है? हमारे वोट हैं? वो एनडीए के संजय झा ने क्लेम किया कि वो 10 वोट हमारे हैं। तो ये क्लेम का क्या खेल है भाई संदीप चौधरी? ये चीजें अपने पैरों पर चलने वाली, ये चीजें अपने पैरों पर चलने वाली मुझे नहीं लगती। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक पर मुझे जाना है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये जो वोट कैंसिल हुआ है इसको वोन करने के लिए होड़ लगी है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारे हैं, हमारे हैं। एनडीए गठबंधन के बहुत प्रमुख घटक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा ने कहा कि 10 हमारे हैं। ये बात भी अपने आप में, ये बात बिल्कुल सिरे से निकली जा रही, इस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। में 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। ब्रेक से लौट आए हैं। उपराष्ट्रपति एनडीए का हो गया है, अब तो खैर वो देश के उपराष्ट्रपति हैं राधाकृष्णन जी। कुल मिलाकर अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, 40% में बंटवारा है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने एक नारा गढ़ दिया। नारे अपने अपने तरीके से चलते हैं और बीजेपी के पास ऐसी मशीनरी है कि वो नारा आगे ले जाती है। वास्तव में क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को बिहार के जो इलेक्शन है उससे जोड़कर देखा जा सकता है? इस बात की चर्चा है। और जो निरस्त वोट है, जो इनवैलिड वोट हुआ है 15, उसको क्लेम किया जा रहा है। एक तो ये इस चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि दोनों जो गठबंधन है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है, हमारा है। इसको लेकर क्या मसला है? और दूसरा ये मसला है कि जो पूरा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो बार बार क्या विपक्ष जो है वो क्या और बेहतर तरीके से बहुत इस चुनाव को और क्लोज तो नहीं ले जा सकता था? ये क्या ऐसा कर सकता था, या पूरी तैयारी उस तरीके से नहीं थी इस पूरे अभियान को लीड करने के लिए? सुंदरम साहब को चुनाव तो लड़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर अपनी अपनी धाराओं में लोग चले गए। तो ये चुनाव और क्लोज हो सकता था। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि इंडिया गठबंधन इसको जूझ सकता था, लेकिन ये और क्लोज जा सकता था, ऐसा लगता है मुझे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा की तरफ हम रुख करेंगे। मनीष शर्मा, ये दोनों पहलुओं पर इस मसले को आप कैसे देखते हैं कि एक तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज़ सबसे ज़्यादा, क्या इंडिया गठबंधन में अंतरात्मा जाग गई और वो अपनी अंतरात्मा कहीं और रखाए? और दूसरा मसला ये है कि ये जो निरस्त वोट है इसके क्लेमेंट बहुत ज़बरदस्त हैं दोनों तरफ। इसको लेकर इसको कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए मनीष? नहीं, एक तो देखिए, ऐसे चुनाव में आजकल अंतरात्मा बहुत जगती नहीं है। ये तो एक कह लीजिए कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है अंतरात्मा जैसी बात। खास करके 14 के बाद तो और मामला है एजेंसियों का और कारपोरेट पूंजी का जो इस्तेमाल है वो 1000 गुना बढ़ गया है। आप देखेंगे कि सरकारें बदल दी जा रही हैं, सांसदों और विधायकों को खरीदना बहुत आसान हो गया है। और इस दौर में जितने सांसद विधायक खरीदे गए आजादी के बाद से, उतना अगर जोड़ लीजिए तब भी नहीं उस आपको दिखेगा। कई सरकारों को गिरा दिया गया। तो एक तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत, इसको इस रूप में देखिए कि आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, आमतौर पे उसके पक्ष में ही ये ऐसे चुनाव जाते हैं।
लेकिन 14 के बाद तो ये और ज्यादा मामला है। 14 के बाद तो थोड़ा पूंजी का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल और कई गुना बढ़ गया है। तो आप उल्टा हम तो देख रहे हैं, अगर संख्या के लिहाज से देखिए तो अगर उसमें 315 से 300 आ गए, जो क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन है। और अगर मान लीजिए गठबंधन पार्टियों के लिहाज से अगर आप देखिए तो एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उसके साथ खड़े होते थे आमतौर पर बीजू जनता दल, उसके साथ खड़े होते थे आमतौर पर बीआरएस, या उसके साथ अकाली दल खड़ा होता था। वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उसका वो गठबंधन का हिस्सा बना करते थे। ऐसे चुनावों में, ऐसे मसलों में अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर पार्टियों के अलग हो जाने का जो मसला देखेंगे तो नुकसान हुआ है बीजेपी के लिए, और संख्या के लिहाज से अगर देखेंगे इंडिया गठबंधन के लिए घटा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इतने पावर और एजेंसियों का इस्तेमाल के बावजूद हमको लगता है कि कम अंतर से चुनाव जीतने का जो मामला है 20 साल बाद ऐसा हो रहा है। आप समझ लीजिए, मैं केवल धनखड़ की बात नहीं है, ये बहुत पहले 98 उसके बाद का ये मसला है। आज तक इतना कम अंतर से कोई भी इस तरह का, केवल बीजेपी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी इतने कम अंतर से नहीं जीती है। और 74 इसी पिछले में धनखड़ साहब 74% वोटों से जीते थे। वो अंतर भी आप देखेंगे कि बहुत कम हो गया है। तो मैं तो इसको 24 के बाद का जो कंटिन्यूएशन है, बिखराव का कंटिन्यूएशन है, जो उसका कंटिन्यूटी है, आमतौर पे 24 में जो झटका लगा है बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को, खास करके उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के स्तर पे, उसके बाद का जो बिखराव है हम और पावर का जो इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो भी आप देखेंगे कि थोड़ा कम हुआ है संगठन के अंदर भी। मैं इसलिए आपको एक और बात बोलना चाहता हूं, इसको भी समझिएगा। राधा कृष्णन केवल दिल्ली की पसंद नहीं है, वहां भी एक संकट है बीजेपी के लिए, जो उसकी स्वतंत्रता भी थी कि वो धनखड़ जैसे लोगों को भी लेके आ जाता थे जो कभी आरएसएस का, बीजेपी का हिस्सा नहीं होते थे। धनखड़ कभी आरएसएस के साथ नहीं रहे। तो इसमें नागपुर का भी मामला चला। मैंने ये जो चयन है राधा कृष्णन का, वो कोर आइडियोलॉजिकली आरएसएस के आदमी है, और इसको ये समझना चाहिए जी। वो कह लीजिए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से उनकी पसंद के लोग रहे आमतौर पे, जो और आरएसएस के पसंद रहे। तो मेरा ही कहना है कि वो जो ताकत का जो प्रदर्शन करती थी बीजेपी, वो ताकत हमको इसमें कमजोरी दिखती है। 24 का कंटिन्यूएशन दिखता है, और इनर द पार्टी गठबंधनों के स्तर पे और संगठन के अंदर भी आरएसएस बनाम बीजेपी देखिए और अपने पार्टनर्स बनाम बीजेपी देखिए, दोनों के स्तर पे हमको संकट दिखता है। और इस नाते मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन में इस बार कोई पार्टी नहीं फिसली है, कुछ सांसद फिसले, ये भी उसकी कमजोरी है। उसको वो नहीं किया जा सकता है, उसको ओन करना ही पड़ेगा कि वो कैसे बिखर गए 15 लोग। तो मेरा तो बस इसको इसी रूप में देखना है कि ये कोई ताकत का बीजेपी के लिए कोई बिहार चुनाव में, कोई बंगाल चुनाव में, कोई असम चुनाव में कोई फायदा होने जा रहा है, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं देख रहा हूं। ये एकदम कह लीजिए कि कुछ अपने को संतुष्ट कर लेने का मामला है, कुछ अपने को अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा मैसेज देने का मामला है। लेकिन वो जो बिहार की राजनीति है और ये जो उपराष्ट्रपति की जो राजनीति है, दोनों में कहीं कोई तुलना ही दूर दूर तक नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूं, ये नॉर्मल चुनाव की तरह ही बीता है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी अपने धन और बल का और अपने ताकत का प्रदर्शन करने में कमजोर साबित हुई है। मैं उल्टा ये थोड़ा देख रहा हूँ। ठीक बात है। हमारे साथ कुछ मेहमान और जुड़ गए हैं। हयात उमर, इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और पंकज यादव कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल रंजन से मेरा ये सवाल है। राहुल रंजन, अभी मनीष शर्मा कह रहे थे कि भाई 20 सालों में ऐसा पहला अवसर आया, 20 साल का अगर चुनाव देख लें उपराष्ट्रपति का, तो पहला ऐसा अवसर है जब 40% वोट विपक्ष को मिला हो, हारने वाले व्यक्ति को। इससे पहले अभी जो 22 में चुनाव हुआ, धनखड़ साहब 74% वोट पाए थे, 26% विपक्ष को मिला था। तो इसको मनीष शर्मा जैसे राजनीतिक विश्लेषक, इंडिया गठबंधन इसको इसी रूप में देख रहा कि ये एक नैतिक, विपक्ष की नैतिक अडिगता है और नैतिक जीत है। देखिए, सबसे पहले तो पैनल में बैठे सारे लोगों को मेरा नमस्कार जी। मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ जी। मैं एक बात कहूंगा कि जो हमारा संविधान है
अगर उसके संविधान को ही लोग क्वेश्चन करने लगे, अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि वहां पे जो चुनाव आयोग के लोग हैं वहां क्या कर रहे थे, तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के आधार पे वो सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। और रही वोट डालने की बात, और आपने कहा कि हमें कम वोट मिला है पिछली बार से, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप अपने जो प्रत्याशी है उसकी पूरी समन्वय भाव से उसको वोट डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है कि जब भी वो इलेक्शन लड़ती है तो हमेशा चैलेंजिंग नेचर में इलेक्शन लड़ती है, और इस बार भी चैलेंजिंग नेचर में ही हमने इलेक्शन लड़ा है। और हम हमारे जो पूर्व जो उप राष्ट्रपति थे उनके अगेंस्ट वो नए उपराष्ट्रपति को जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वहां पे भी हमने उनको ओपन रखा था। और उसके बाद भी जब हमारी वोट गिरी तो आपके सामने रिजल्ट तो आपके सामने है। तो रिजल्ट पे टिकरा फोड़ने से और चुनाव आयोग पे टिकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो घटता स्तर जिसको आप बता रहे हैं वो घटता स्तर नहीं है। होता क्या है कि चुनाव आयोग के सामने और लोग चुनाव आयोग पर क्वेश्चन करना शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव बिहार का है, और बिहार के चुनाव में इनको तो बहाना चाहिए कि चुनाव आयोग पर ही बात घुमा। नहीं राहुल रंजन, आज हम चुनाव आयोग की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई वो मोदी जी पहुंचे, वो क्यों उठ गए, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि 20 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, खाली नरेंद्र मोदी का काल या एनडीए की बात नहीं है, इससे पहले भी जितने उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे कम वोट मिला है राधाकृष्णन जी को। और जो बहुत सारे दल, बीजेडी, अकाली दल, बीआरएस, ऐसे लोग जो हर गोल बंद होकर एनडीए और मोदी के साथ रहते थे, उन्होंने इस चुनाव से ही अपने आप को अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा नेतृत्व है, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, उसकी शक्ति कम हुई है, ये लोग कह रहे हैं। इसके जवाब में क्या कहना चाहते हैं आप? या आप कह रहे हैं इसकी? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अभी जो पोलिंग हुआ है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे वोट के साथ हमारे उपराष्ट्रपति को मतदान किया है। और सबसे जरूरी बात देखने वाली ये है कि विपक्ष जो है वहां कहां टारगेट कर रहा है। विपक्ष को तो टारगेट करने की जगह ही नहीं है, उनके अपने लोगों का ही वोट निरस्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उनके अपने लोगों का वोट निरस्त हुआ है तो उसमें हमारी घटती बढ़ती के बारे में ना सोचा जाए। अरे भाई, आप उनके अपने कहां हैं? आपके संजय झा कह रहे हैं कि 15 में 10 हमारे निरस्त हो गए, तो जो 15 वोट है उनमें क्लेम हो रहा है, क्लेम एक दूसरे पे कर रहे हैं कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है कि भाई जो निरस्त वोट हैं, दोनों पार्टियां, दोनों दल, दोनों गठबंधन कह रहे हैं कि वो मेरे हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है राहुल रंजन। ये छुपने वाली चीज नहीं है। आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि किसका वोट कम गिरा, किसका वोट ज्यादा गिरा। बिहार की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? इस चुनाव का असर कोई पड़ेगा बिहार की राजनीति पर राहुल? हमने डंके की चोट पे अपने प्रत्याशी को खड़ा किया। राहुल जी, ये आपकी हार है, नैतिक हार इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में है, विपक्षी दल जो है अपना वोट बैंक पूरा एकजुट रखे रहे, और इंडिया गठबंधन के द्वारा कहां एकजुट? अतुल यादव, 15 लोग आपके भाग गए, उसको भी आप सफलता मान रहे हैं? ये कोई बात थोड़ी होती है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं। आपकी पार्टी के कई सांसद भी संदेह के घेरे में हैं। एक सांसद वो हैं जिन्होंने अपना गृह मंत्री जी वाला क्या वीडियो वायरल कर दिया था, उनको भी संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कहीं की 15 सांसद उसको भी सफलता मान रहे हैं अगर आपके लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो। मैं राहुल रंजन को ये पूछना चाह रहा हूँ, राहुल रंजन, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव को बिहार चुनाव से जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के नेता जोड़ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भाई बिहार में भी हम अब यही कर देंगे। ये कैसे जोड़ सकते हैं हम? मैं आपकी बात का साक्षात्कार करता हूं, और एक सबसे अच्छी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से इसको जोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे इस बार इंडी गठबंधन हारी है, बिहार चुनाव में भी वो हारेगी। ठीक है, ऊपर नीचे तो चलता रहता है क्योंकि ये मतदान है,
और बिहार चुनाव में भी उसी तरह हम जीतेंगे जिस तरह अभी हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है। तो ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं वो, उसको हम बिल्कुल जोड़ेंगे बिहार चुनाव से। और बिहार चुनाव में भी इस बार हम अपना मत दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सशक्त है और वो कितना एकजुट होकर यहाँ पे। ठीक है, पंकज यादव कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। करती है। पंकज यादव मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंकज यादव, ये बताइए कि जिस तरह जब आप लोगों ने चुनाव ताना और सुंदरम साहब को लेकर आए तो ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत आपके नेता राहुल गांधी जिस तरह सक्रिय थे इस पूरे मसले पर, क्या आखिरी वक्त कुछ ढील रह गई? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका प्रत्याशी जीत जाता, क्योंकि 100 वोटों का अंतर था, जो स्टैटिक आंकड़े थे उस 100 वोटों से भी ज़्यादा अंतर था। लेकिन क्या ये चुनाव और क्लोज नहीं ले सकते थे हम? क्या और कड़ा संकेत नहीं दे सकते थे पंकज यादव? जी, आप जो बोल रहे हैं ना, इससे पहले वो शर्मा जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें बोले। उन्होंने कहा कि सरकार को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, और आप इससे पहले का दौर देखिए और अभी का क्या स्थिति रहा कि इनको एक एक मिनिस्टर के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ा और एमएलए को, एमपी को मैनेज करना पड़ा। पूरी फोर्स लगी हुई थी, तब इनकी ये हालत है। तो परसेंटेज ऑफ वोट आप देखिए क्या रहा। और इस बार की परसेंटेज ऑफ वोट में हमने 16% का इंक्रीज किया है, पहली बात। दूसरी बात कि जो इनको कहते हैं ना इकबाल, ये पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है कि सरकार की इकबाल दिन पर दिन घटती जा रही। जिस तरह से जीएसटी में इनको रिवाइवल करना पड़ा और लोगों के पीछे जाके कहना पड़ा, और आज जीएसटी की क्या हालत है आप समझ लीजिए कि इनको अपने बारे में बताना पड़ रहा है, जीएसटी की कहीं चर्चा नहीं हो रही। तो सरकार का जो इकबाल होता है, देखिए सरकार ऑलरेडी हम लोग को भी मालूम था कि हम उपराष्ट्रपति जीतेंगे नहीं। कारण क्या था कि मेरे पास संख्या की कमी थी। ये मैं अपनी सच्चाई को बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि इन सरकार को आप देख लीजिए कहाँ कहाँ किस तरह से और कैसे मैनेज, इनको जो बच्चे की तरह इनके साथ हर समय पीठ पे खड़े रहते थे, साथ में खड़े रहते थे, वो केसीआर कहाँ थे, वो बीजेडी कहाँ थे, वो अकाली दल कहाँ था। इनको तो समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी सत्ता की इकबाल आज के समय में खत्म हो गई है। और पूरा ये हम नहीं करे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा और इनकी लोकसभा की स्थिति बता रही है। रह गई बात, अब बिहार को लेके राजनीतिकरण हो रहा है, बिहार को लेके ये बहुत परेशान है। बिहार पे मतलब जीएसटी में रिवाइवल करना पड़ रहा है इनको। किस स्तर से देखिए, जीएसटी रिवाइवल सिर्फ बिहार के लिए हुआ और इनको ये करने की स्थिति में नहीं थे। मगर ये लोगों को आज 8 साल जिस तरह से ये आम पब्लिक और जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनका खून चूसने का काम किया है। जीएसटी के नाम पे या किसान बिल के नाम पे या नोटबंदी के नाम पे पूरा हिंदुस्तान तबाह है इनके कारणों से। और वो बताइए, ऐसी सरकार है जो अपना बिल खुद लाती है और खुद विड्रॉ करती है। पहले ही ऐसी हिंदुस्तान में सरकार होगी जो इतना कमजोर और इतना मतलब कहते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान को लोगों को नजरों में समझ में आता है कि क्या स्थिति इनकी बन गई है। और ये राष्ट्रपति का पंकज चुनाव यादव, बहुत आप इंपॉर्टेंट जनता था। की बात कर रहे हैं। पंकज यादव, आप जनता की बात कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि जनता तो मोदी से प्रभावित है ही, सांसद भी इतना मंत्रमुग्ध हैं कि वो आपके सांसद भी उनको वोट दिए आ रहे हैं। ये हालत है। नहीं तो ये देखिए, सरकार है तो सरकार तो अपने स्तर से, ये तो इनका हरकत रहा है शुरू से, इनका इतिहास उठा के देखिए ये रहा है। और ये जो चीजें 15 वोट हमारा जो इनवैलिड हुआ है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उसके बारे में भी चर्चा चल रही है। और हम लोग अपने स्तर पे इस बात को ऑलरेडी पहले करें। और ये हमको पता था कि किस तरह से ये पैसों के बदौलत ये वोटों को खरीदारी करेंगे। ये आज नया थोड़ी है। मध्य प्रदेश की सरकार को देखिए ना, बनी बनाई सरकार को सिर्फ पैसे के बदौलत गिराया इन्होंने। गोवा की सरकार को देखिए, पैसे के बदौलत गिराया इन्होंने। इनका तो चार और चरित्र जो है वो सब जानती है। और बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इनको करारा जवाब मिलेगा। और ये लोग जो आ रहे हैं बिहार, इनकी पूरी तरह से रणनीति जो बना के आ रहे हैं, इनको पता है ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, पूरा देश का मत चोरी करके किस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। बिहार के बच्चा बच्चा गली गली में इनकी बातों को जुड़ रहा है। हयात उमर को लेकर चर्चा में, ठीक है पंकज यादव, ठीक है, बात आ गई। हयात उमर, ये इस पूरे चुनाव में अगर आपको कहा जाए कि दोनों गठबंधनों की जो राजनीतिक, जिसे कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि ये नैतिक हार है, राजनीतिक हार है, ये दावे क्या करने चाहिए? इनमें कोई दम है क्या? भाई अल्टीमेटली उपराष्ट्रपति उनका बना एक बड़े अंतर से,
152 वोटों के अंतर से। तो क्या विपक्ष अब अभी अगले 10 साल तक इसी में खुश रहेगा कि पिछली बार 26% था, इस बार 40 हो गया, अगली बार 42 हो गया? उसको जीतने के लिए अब आगे जो जीतने की आदत, क्योंकि पिछले चुनाव बहुत सारा विपक्ष हारा हुआ है, तो क्या ये बातें विपक्ष के फेवर में है? क्या विपक्ष को क्या खुश हो जाना चाहिए, आत्ममुग्ध हो जाना चाहिए, मंत्रमुग्ध हो जाना चाहिए? नहीं, कभी भी हयात उमर पंकज में हयात उमर से मेरा सवाल है, बोलिए हयात उमर। देखिए, बात क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल का उपराष्ट्रपति के किसी भी चुनाव में सत्ताधारी दल का व्यक्ति न जीता हो? विपक्ष का कोई जीत गया। अगर विपक्ष का कैंडिडेट जीत जाता तो ये तो एक तरह से बात हो जाती कि सरकार अल्पमत में है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो असंभव था। सरकार तो अल्पमत में नहीं, सरकार बहुमत में है। और अगर किसी भी वजह से, हालांकि ये पूरा मतदान गुप्त होता है, हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता है कि जो रिजेक्ट हुए 15 वोट है वो किसके हैं, किस पार्टी के हैं, किसने क्रॉस वोटिंग की, किस दल ने किधर डाला। हम आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं, आक्षेप किसी पर भी लगा सकते हैं, दावा कुछ भी कर सकते हैं, चाहे थरूर को लेकर दावा हो या किसी और को लेकर दावा हो, लेकिन इन दावों में सच्चाई क्या है ये हमको नहीं पता है। हकीकत ये है कि अगर हम आंकड़ों में देखें तो अब तक का विपक्ष का सबसे सशक्त एकजुट होना इन चुनावों में दिखा है। पिछले किसी भी चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो या और कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार में विपक्ष को कभी भी उपराष्ट्रपति का अगर यदि चुनाव हुआ जाता तो आम सहमति से हुआ है, और यदि नहीं हुआ है, चुनाव की नौबत आई है, तो उस चुनाव की नौबत में हमेशा विपक्ष से 2 गुने वोट सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को मिलते रहे। ये पहली बार ऐसा है जो इतने क्लोज मार्जिन से तय हुआ है। तो देखिए, इसमें हम ये तो नैतिक हार जीत या इसमें संतोष कर ले, या हमको 26 से 40 हो गए या 40 से 26 हो गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इसके बिटवीन द लाइंस क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि सरकार और पार्टी की, यानी भाजपा की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है, फिसल रही है सत्ता उसके हाथ से। तो हयात, ये मैसेज जा कहां रहा है? हयात, मैं रोक रहा हूं, ये मैसेज जा कहां रहा है? मैसेज तो यही जा रहा ना कि हम बिल्कुल बिहार भी जीत लेंगे, बंगाल भी जीत लेंगे, धरती पकड़ लेंगे। ये जो विपक्ष के लोग हैं, मैसेज दे कहां पा रहे हैं? ये मैसेज दे कहां पा रहे हैं? देखिए, इन चुनावों को किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव से जोड़ना या उसके साथ उसकी तुलना करना कतई बिल्कुल भी नहीं संभव है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बोलिए। बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात, जहां तक चुनावी हार जीत का सवाल है, आज की तारीख में चुनावों की शुचिता को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। हार जीत तो बात की बात रही कि क्या हमारा वोट वास्तव में हम जिसको दे रहे हैं उसको जा रहा है, हमारा वोट कटा है, या जो एक्स्ट्रा वोट 1 लाख 2 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ रहा है, क्या वो वोट वास्तविक है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग को इस पर आकर के बहुत खुल करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, और कम से कम अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो चुनाव आयोग की जो संवैधानिक भूमिका है उसको अगर कोई कमजोर हो रही है तो यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम बिहार विपक्ष हार जाएगा, भाजपा हार जाएगी, इससे कोई ज्यादा बहुत नहीं लगता है, लेकिन क्या चुनाव निष्पक्ष और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। संदीप चौधरी, क्या ये बड़ा सवाल है क्या जो हयात कह रहे हैं? देखिए, हयात जी ने जो बात कही, शर्मा जी ने जो बात कही, यादव जी ने जो बात कही, बाकी 2 लोग अलग राजनीतिक दलों से, 3 लोग, वो अलग मसला है, लेकिन मुझे लगता है हम तीनों की एक ही राय है। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव में इंडिया गठबंधन यूनाइट हुआ है, उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, और जबकि एनडीए गठबंधन का या ये बीजेपी सरकार का ये मकसद रहता है, ये मोटो रहता है कि किस तरीके से विपक्ष को कमजोर किया जाए, किस तरीके से उसको तोड़ा जाए, लेकिन वो उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। और मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं
उनको इससे रिलेट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, जहां वो 100 में से 60 की बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसकी हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें तो वहां पे 60% तो समाजवादी पार्टी की है। तो मेरे ख्याल से उनके आंकड़े या उनकी कोई भी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होती है। हमारे यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं, राजनीति में अलग अलग दलों में हैं, वे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिस तरीके से आपने कह दिया कि वे अति पिछड़ों के सबसे बड़े देश के नेता हैं और वो अपनी विधानसभा जीत नहीं सकते, तो इन चीजों को हमें तोल के, देख के, सोच के, समझ के बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो सरकार है, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने बहुमत हासिल किया, लेकिन अब की बार वो गठबंधन से चल रही है, अपना बहुमत वो खो चुकी है। इसका मतलब है कि ग्राफ लगातार गिर रहा है। और ग्राफ क्यों गिर रहा है? ग्राफ इसलिए गिर रहा है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने बच्चों को चेयरमैन बनाया जा रहा है, अपने नियर डियर को जज बनाया जा रहा है, अपने नियर डियर को चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है। और जनता ये चीजें देख रही है, तो जनता कहीं ना कहीं थक जाती है इन चीजों से, और फिर जनता बदलाव की सोचती है। ठीक है राहुल रंजन, बहुत सारे सवाल अभी संदीप चौधरी ने आपकी पार्टी पर उठाया, 2-4 सवाल हमारे ऊपर भी उन्होंने उठाए कि भाई आप कैसे कह सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता हैं। संदीप जी, वो 10 चुनाव हार जाएं, लेकिन पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र चेहरा वही है, केशव प्रसाद मौर्य। ये बात आप कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल अलग है। और वो मैंने ये कतई नहीं कहा कि देश के सबसे बड़े नेता हैं पिछड़ों के। देश के सबसे बड़े पिछड़ों नेता नरेंद्र मोदी हैं आज की डेट में। ठीक है राहुल रंजन, जवाब दीजिए। शाहान परवेज में आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य, मेरे डिबेट में थोड़ा सा धैर्य। शाहान परवेज, थोड़ा सा धैर्य रखो भाई। सबसे पहले आज मैंने आपको मौका दिया, आपको शिकायत रहती कि सबसे बाद में बुलाते हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। अब रुक जाओ फिर, अब राहुल रंजन को जवाब देने तो भी आप बोलिएगा। राहुल रंजन बोलिए, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि विपक्ष बौखलाई हुई है। 100 का आंकड़ा, 100 के मार्जिन से हारना छोटी हार नहीं होती है। चाहे कितना भी अपनी वाहवाही पीठ थपथपा ले ये लोग कि हमने चुनाव जीता है और उसके बाद भी चुनाव कोशिश की है। और अभी तो यादव जी सीधा सीधा हार मान रहे थे और कह रहे थे कि हम तो जानते थे पहले से। मैंने नहीं कहा, हमने कहा जो हमने बहुत सजग तरीके से चुनाव। अरे ये पंकज यादव की बात कर रहे हैं भाई, ये दिक्कत है। 2 यादव अगर एक डिबेट में होते हो तो फिर पता नहीं दोनों दिल पर ले लेते हैं। अरे पंकज यादव की बात कर रहे हैं, वो पंकज यादव की बात कर रहे हैं, अतुल यादव की बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए राहुल रंजन, बोलिए। आप बड़े हैं हमसे, आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो भी कह रहे थे वो पहले ही कह रहे थे कि हम तो जानते थे कि पहले ही चुनाव हार जाएंगे। जिस व्यक्ति का दिमाग में ये बैठा है, जिस पार्टी के दिमाग में ये बैठा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हार जाएंगे, वो क्या जीतेगी? वो तो पहले ही हार चुकी है। सब पहली बात तो राहुल रंजन, आंकड़े तो आंकड़ों का होता है। तो उनको पता ही था कि हम 100 का गैप कैसे पूरा करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या होती, कोई वो थोड़ी, ये तो बहुत बड़ा 100 सांसदों को जुटाना बहुत बड़ा काम होता है, तो इतना आसान काम नहीं है। नहीं, तो ईबी और सीडीआई पे हम लोग नहीं चलते हैं ना, इनको पता होना चाहिए था। रंजन भाई, आपको सीआईडी और ये जो है ना, आप लोग जिस स्तर पे चुनाव लड़ते हैं, जैसे लड़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये तो सत्ता अपने अपने तरीके से, सत्ता एक ऐसी चीज है जो उसमें आता अपने तरीके से वो करेगा। बस ये है कि जो अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही संदीप चौधरी ने, वो बड़ी चिंताजनक बात है कि भाई जो बड़े नेताओं के लड़के, बच्चे, रिश्तेदार, साले, फूफा, बुआ, मौसा, ये जो अकूत संपत्तियों के मालिक हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। शाहान परवेज कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शाहान परवेज। देखिए, सबसे पहली बात समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इनकी नींद अच्छे से हुई है, पूरी नहीं हुई है। इनको ये पता ही नहीं है कि वोटिंग कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, वोट का देने का अधिकार किन लोगों को था। ये गिनती तो पहले से तय थी कि किन के पास कितना गिनती है। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले से ही आप हार मान के बैठे थे। अरे भाई, आप पहले बेसिक समझिए कि चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार आप देखे होंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने ये कहा कि आपके पास पहले सुन लीजिए ना, सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। अरे भाई, तो जो होता है वही होगा ना। ये जली कटी मत करो भाई, पॉलिटिकल बातें किया करो कार्यक्रम में। जली कटी घर की सास बहू वाली मत करो भाई, मत चले। दुर्गेंद्र जी, तो किसी ऐसे को बैठाइए जिसके पास कोई फैक्ट हो, जिसको पता ही नहीं कि चुनाव कैसे होता है, आप उससे चर्चा करा रहे हैं।
भाई इस पे सवाल मत किसको उठाओ, किसको नहीं पता था कि इस पे आंकड़ा सवाल सबको मत पता उठाओ। है कि क्या इसको होगा। हम बैठा रहे हैं तो दूसरी हम ही जानते हैं ना कि उसकी क्या काबिलियत है। नहीं तो शर्म तो आपको आना चाहिए, शर्म तो आपको आना चाहिए कि आज राष्ट्रपति को गायब करके, राष्ट्रपति को गायब करके चुनाव आप करा रहे हैं। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, केंद्र की सरकार को, सरकार को शर्म आना चाहिए। नहीं, ये केंद्र की सरकार ने, केंद्र की सरकार को शर्म आना चाहिए। तो वही तो बोल रहा है कि ठीक है, हो गया भाई, शांत हो गया। अतुल यादव भाई, सारे लोग आप लोग मतलब खुदे आपस में चर्चा करने लगते हैं। ये कुल मिलाकर आप लोग कतई ठीक है, आप ये कह सकते हो, आपके इंडिया ब्लॉक में कहा जा सकता है कि भाई हमने काफ़ी एकजुटता दिखाई, और जो हमारे पत्रकार साथी लगभग वही बातें आपके मतलब की बातें वो कर रहे हैं। पत्रकारों की मुश्किल ये है कि आज आपको अच्छा लग रहा, कल जब आपके वो बजा देंगे तो लगेगा कि ये तो भाजपा के पत्रकार हैं। तो ये दिक्कत है, हम लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही है। अब अतुल यादव ये बताइए कि क्या अब जैसा कि अभी ये कह रहे हैं कि बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, इस चुनाव को हम नहीं जोड़ सकते हैं। बिहार में क्या तैयारी पर्याप्त है गठबंधन की, अतुल यादव? बहुत क्लियर है, आप इतना अच्छा सूट पहन के आए हैं, इतना अच्छा डिबेट चल रहा है, और अब बताइए कि डिबेट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव सदैव वही जीता है जो सत्ता में है। और अगर हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार ये चुनाव हार जाएगी, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है। तो सभी को पता है यार, ये तो छोटे बच्चों को पता है सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मगर हम लोगों ने ये कहा चाहिए कि विपक्ष की एकजुटता दिखाई गई यहाँ पर, और विपक्ष के पास जितना वोट था वो सारा वोट यहाँ पे पोल हो गया। और कुछ वोटों को चुनाव आयोग ने अपने फितरत के अनुसार बेईमानी करने का, चुनाव आयोग को चूंकि फितरत है तो वो कहीं ना कहीं जी हुजूरी तो उनको करना था, तो 10-15 वोटों को अमान्य भी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर, तो हमने कहा केशव प्रसाद मौर्य जिस स्लोगन की का हवाला दे रहे हैं, उस स्लोगन को हमने पूरा सुना दिया। आप रिपीट कर रहे हैं साहब परवेज, रिपीट मत करिए, नई बात करिए, कुछ ये बात रिपीट कर रहे हैं। तो बिहार में तैयार है दुर्गेश जी, अखिलेश यादव जी हैं, राज्यसभा सांसद दोनों मिलकर चुनाव में, लेकिन आपका चैनल जान सकता है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नेता आपको ही नहीं पता है कि चुनाव कैसे होता है, उन्होंने पिछड़ों लोकसभा सांसद भी कम है और जो सम्मान दिलाया। ठीक है मनीष शर्मा, अब जैसा कि आपने अभी कहा कि विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए और सत्ता पक्ष का जो मसला है वो, उसका जो इकबाल, किसी ने उसे इकबाल कहा, किसी ने कहा कि वो जो चीज़ें थी, जो मोदी और शाह जितने ताकतवर थे पार्टी में, आपने भी कहा कि वो बातें नहीं रह गई हैं। इसको जो कुछ पार्टी के अंदर उनकी हो रहा है, जो उनके गठबंधन के अंदर हो रहा है, मैं उपराष्ट्रपति से चुनाव से अलग इतर मेरा ये सवाल है कि उसको क्या बिहार में कोई रिफ्लेक्शन देखेंगे आप, मनीष शर्मा? कह रहा हूं कि बेसिकली ये जो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था, जो ताकत का प्रदर्शन था, और अंदर अपने पार्टी के अंदर भी और गठबंधन में भी जो बहुत एक डर का, भय का माहौल रहता था, माने अगर कोई चाहता भी है असल में कुछ करना, कुछ अलग रास्ता लेना, तो उसके लिए वो 19 तक का मामला, 22 तक का मामला ये था कि वो बिल्कुल ही कोई पहलकदमी नहीं ले सकता था। 24 में ये इकबाल ध्वस्त हुआ है, 24 के बाद ये इकबाल ध्वस्त हुआ है। मोदी जी अब जनता में भी ब्रांड नहीं रह गए हैं, माने उनको हमेशा संकट बना रहता है कि क्या होगा। और बहुत ही आप समझ लीजिए कि दो ऐसी बैसाखियों पे खड़े हैं जो बहुत ही माहिर है, मतलब पार्टियां बदलने में वो दोनों माहिर है। मतलब अपने वो आंध्रा वाले जो हैं साथी, वो अभी आज बोले हैं कि 70% किसान नहीं, वो 2 BRS वाले ने बोला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो इनके एलाई हैं, ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो बिहार का चुनाव में एक मैसेज ये अभी तो चला गया कि बीजेपी अभी भी लगातार कमजोर हो रही है, मोदी जी का इकबाल कमजोर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। और अगर बिहार
बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तरीके से अपना विश्लेषण, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ी जीत के रूप में प्रचारित कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ जो सरकार के आलोचक एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो ताकत थी संगठन के अंदर और बाहर, जो उनका जलवा जलाल था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है और इसका रिफ्लेक्शन बिहार चुनाव में भी दिख सकता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।